मूवी की शुरुआत में हमें रानी को दिखाया जाता है जो बारिश में भीगते हुए और दौड़ते हुए कहीं जा रही थी। वो काफी घबराई हुई लग रही थी और किसी से बचकर कहीं भाग रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि रानी कहीं और नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन जा रही थी। वहाँ पहुँचते ही वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है और बताती है कि मुझे बचा लो प्लीज, मुझे मेरा पति मार डालेगा। लेकिन वेट, उसका पति यानी ऋषभ तो पहले ही पार्ट में दुनिया वालों की नजर में मर चुका था, तो फिर ये कौन है? वेट करिए जनाब, इस मूवी में ऐसे ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स हैं कि आपके दिमाग का भाजी पाला हो जाएगा। खैर अब कहानी 2 महीने पहले जाती है जहाँ पर टीवी पर एक न्यूज चल रही थी कि बाढ़ की वजह से आगरा के कई इलाकों में मगरमच्छ आ गए हैं। अब दोस्तों ये न्यूज याद रखिएगा क्योंकि ये आगे काम आएंगे। तभी हमें अभिमन्यु को दिखाया जाता है जो कि पेशे से एक कंपाउंडर होता है और वो यहाँ पर एक लेडी को इंजेक्शन लगाने आया था। असल में इंजेक्शन तो एक बहाना होता है, वो यहाँ पर रानी को देखने आता था जिसे वो मन ही मन बहुत प्यार करता था। अभिमन्यु एक सामान देने के बहाने रानी के ब्यूटी पार्लर चला जाता है जहाँ वो रानी से मूवी देखने के लिए पूछ लेता है। अब रानी इससे पहले कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही ऋषभ वहाँ पर आ जाता है। असल में रानी और ऋषु एक ही शहर आगरा में रहते हैं मगर ये दोनों साथ नहीं रहते। उन्हें डर था कि पुलिस उन्हें अभी भी ढूंढ रही है। वो दोनों पैसे कमाने के लिए काफी मेहनत कर रहे थे ताकि वो कुछ पैसे इकट्ठा कर थाईलैंड भाग सकें। इसके लिए वो एक ट्रेवल एजेंट को भी पैसे देते हैं और वो एजेंट उन्हें 2 महीने में थाईलैंड भेजने वाला था। ऋषु जिस मकान में किराए पर रहता था वहाँ की ओनर एक लड़की थी जो एक पैर से लंगड़ी थी। उसका नाम पूनम था। पूनम ऋषु से प्यार करती थी बट वी ऑल नो कि ऋषु किससे प्यार करता था। इधर अभिमन्यु रानी से मिलने उसके घर जाता है। तब रानी को याद आता है कि आज वो और अभिमन्यु मूवी देखने के लिए जाने वाले थे लेकिन वो ये बात भूल गई थी। लेकिन अभिमन्यु बोलता है कि उसे बुरा नहीं लगा, वो किसी और दिन मूवी देखने जाएंगे। रानी और ऋषु एक मार्केट में मिलते हैं तभी एक चोर रानी का पर्स चुरा के वहाँ से भाग जाता है। ऋषु उसका पीछा करता है लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ऋषु पुलिस को देखकर वहाँ से भाग जाता है। रानी भी पुलिस को देखकर घबरा जाती है और अपना पर्स लिए बिना ही घर वापस आ जाती है। घर आकर वो अपना मुंह धुल ही रही होती है कि तभी पुलिस उसका बैग लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। और दोस्तों वो पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर किशोर था जो कि लास्ट मूवी में भी था। किशोर बताता है कि उसने दिनेश पंडित की नॉवेल कसौली का कहर पढ़ ली है और वो सारा सच जान चुका है कि ऋषु अभी भी जिंदा है और वो इस केस को रीओपन करने वाला है। ये न्यूज सुनकर रानी के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। नेक्स्ट सीन में रानी ऋषु से मिलती है और उसे इंस्पेक्टर किशोर की सारी बातें बता देती है। ऋषु बोलता है कि कुछ नहीं होगा, वो इंस्पेक्टर सिर्फ तुम्हें धमकी दे रहा है और उसके पास हमारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। ऋषु बोलता है कि हो सकता है कि पुलिस थोड़े ही दिन में तुम्हें पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाए लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगली सुबह रानी को एक कॉल आती है जिसमें उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद रानी को पता चलता है कि ये केस अब मृत्युंजय पासवान नाम का कोई ऑफिसर हैंडल करने वाला है और ये ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि नील का चाचा था, यानी कि ये बंदा ऋषु का भी चाचा था। वो रानी को धमकी देता है कि ऋषु चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो वो उसे जरूर ढूंढ निकालेगा। दूसरी तरफ पुलिस ऋषु को पूरे आगरा में ढूंढ रही थी और कुछ पुलिस वाले तो रानी के घर पर भी पहरा दे रहे थे। इधर जब ऋषु अपने ट्रेवल एजेंट के पास जा रहा था तो वो देखता है कि उस ट्रेवल एजेंट की शॉप पर पुलिस का छापा पड़ चुका है और वो एजेंट भी अरेस्ट कर लिया गया था, यानी कि ऋषु का पैसा और सपना दोनों ही डूब चुके थे। तब ऋषु वहाँ पर पहली बार अपने चाचा मृत्युंजय उर्फ मोन्टू चाचा को देखता है। पुलिस ऋषु को ढूंढते ढूंढते उस मकान तक भी पहुँच जाती है जिस मकान में ऋषु रहता था। पुलिस को वहाँ पूनम मिलती है जिसे वो ऋषु का फोटोग्राफ दिखाकर पूछती है कि क्या वो उसे जानती है। पूनम यहाँ पर झूठ बोल देती है कि वो इसे नहीं जानती। अब ऋषु उसी रात छुपते छुपाते रानी के घर पहुँचता है जहाँ वो दोनों पुलिस के बारे में बात कर रहे थे और तभी नीचे अभिमन्यु आ जाता है और रानी उससे मिलने पहुँच जाती है। अभिमन्यु को देखते ही रानी के दिमाग में एक प्लान आता है। वो प्लान क्या था वो हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम अभिमन्यु को देखते हैं जो रानी का वेट कर रहा होता है। कुछ ही देर में रानी वहाँ आ जाती है और आते ही वो मृत्युंजय से शादी के लिए पूछ लेती है। पहले तो वो काफी शॉक्ड रह जाता है बट एट द एंड वो हाँ बोल देता है। असल में रानी का प्लान था कि वो अभिमन्यु से शादी कर लेगी जिससे पुलिस का ध्यान ऋषु से हट जाएगा, फिर बाद में वो चुपके से ऋषु के साथ देश छोड़ देगी। एनीवेज दोनों की शादी हो जाती है और रात में अभिमन्यु रानी से अपने पास्ट के बारे में बताता है कि वो जब 7 साल का था तब उसके माँ बाप गुजर गए थे और जब वो 20 साल का हुआ तब उसके चाचा चाची और उनके 2 बच्चे भी गुजर गए और आखिर में वो इस घर में अकेला बच गया था। वो भी जीना नहीं चाहता था जिसकी वजह से उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी लेकिन जब से उसने रानी को देखा है उसे जीने की एक वजह मिल गई थी। अब एक रात रानी काफी डिप्रेस्ड थी सो उसने ड्रग्स ले लिया था और वो होश में नहीं थी। वो अनजाने में कुछ ऐसा बोल जाती है जिससे मृत्युंजय को पता चल जाता है कि ऋषु अभी भी जिंदा है। सुबह जब रानी की आंख खुलती है तब मृत्युंजय ऋषु से मिलने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम तीनों को एक मेले में देखते हैं जहाँ पर मृत्युंजय और ऋषु में रानी को लेकर जबानी जंग चल रही थी। लेकिन अगले ही सीन में मृत्युंजय ऋषु को लेकर अपने क्लिनिक जाता है
जहाँ पर रिसु कुछ दिनों तक छुप के रह सकता था। थोड़ी ही देर के बाद रिसु का दरवाजा खटखटाता है और दरवाजा खोलने के बाद उसे पता चलता है कि बाहर पूनम आई थी। असल में पूनम रिसु का पीछा करते हुए वहाँ तक आ गई थी। रिसु किसी तरह बहाने बनाकर उसे वहाँ से भगा देता है। उसके जाने के बाद रिसु अंदर आया ही था कि फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है और इस बार दरवाजे पर वही आदमी था जिसे हमने पहले भी अभिमन्यु के क्लिनिक में आते देखा था। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद रात में हम देखते हैं कि मृत्युंजय रानी को एक अलमारी खोलकर दिखाता है जिसमें दिनेश पंडित की ढेर सारी नॉवेल रखी हुई थी, यानी कि मृत्युंजय भी रानी की तरह ही दिनेश पंडित की नॉवेल पढ़ता था। अब यहाँ पर दोस्तों मृत्युंजय अपने बारे में एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील करता है। वो बताता है कि जिस तरह से रानी और रिसु ने कसौली का कहर नॉवेल पढ़कर नील का मर्डर किया था, उसी तरह उसने भी कोबरा का इंतकाम नॉवेल पढ़कर अपने चाचा चाची और पूरे खानदान को मार डाला था। यानी कि दोस्तों मृत्युंजय ने जो कहानी रानी को बताई थी अपने परिवार के बारे में, वो सब झूठ थी। असल में उन सारे लोगों को मृत्युंजय ने ही मारा था। अब अभिमन्यु का सच जानकर रानी पूरी तरह से डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वो एक मेज पर गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें मूवी का स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रानी भागते हुए पुलिस स्टेशन में जाती है और बताती है कि उसे बचा लो, उसका पति उसे मार डालेगा। इस पर मोंटू पूछता है कि वो तो यहाँ पर है, फिर वो किसे मार डालेगा, जिस पर रानी हिचकते हुए रिसु का नाम लेती है। रिसु का नाम सुनते ही मोंटू कुछ पुलिस वाले को मृत्युंजय के घर उसे अरेस्ट करने के लिए भेजता है। पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं पर वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। तभी पुलिस वालों को एक कॉल आती है और हम नेक्स्ट सीन में 2 लाशों को देख पाते हैं, जिसमें से एक लाश के पास एक टूल मिलता है और आपको याद होगा कि ये टूल पूनम यूज किया करती थी, यानी कि उनमें से एक लाश पूनम की थी और दूसरी लाश थी मृत्युंजय की, क्योंकि उसके पास से मृत्युंजय के आईडी कार्ड्स मिलते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों ही लाश पूनम और मृत्युंजय के थे। रानी को इन मर्डर्स के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में उसे टॉर्चर किया जाने लगता है। इधर रिसु एक वीडियो मैसेज के जरिए पुलिस वालों को बताता है कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं कि आज से 3 दिन के बाद वो रेलवे ब्रिज पर सरेंडर करेगा, लेकिन उससे पहले वो रानी से अकेले में मिलेगा ताकि वो जान सके कि वो ठीक है। अब हमें 3 दिन के बाद का समय दिखाया जाता है जहां दर्जनों पुलिस वाले रेलवे ब्रिज पर आग गड़ाए बैठे थे कि तभी एक ट्रेन आती है और ब्रिज के बीचों बीच आकर रुक जाती है और उसमें से ऋषभ यानी कि रिसु निकलता है। पुलिस वाले रानी को उससे मिलने के लिए अकेला छोड़ देते हैं, लेकिन रानी जैसे ही रिसु से मिलने ब्रिज के बीच में पहुंचती है, पुलिस वाले उन्हें दोनों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन तभी अचानक से उनमें से एक पुलिस वाला गन लेकर रानी और रिसु की तरफ बढ़ने लगता है। सभी हैरान हो जाते हैं कि ये बेवकूफ कौन है जो ऐसी हरकत कर रहा है। थोड़ी ही देर के बाद हमें पता चल जाता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि मृत्युंजय था। जी हाँ दोस्तों, मृत्युंजय मरा नहीं बल्कि जिंदा था। और दोस्तों ये तो ट्विस्ट की अभी शुरुआत है, आगे तो और भी काफी बड़े बड़े ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे। खैर ब्रिज पर मृत्युंजय और रिसु में हाथापाई होने लगती है, जिससे ये तीनों ही ब्रिज से नीचे पानी में गिर जाते हैं। अब दोस्तों आपको वो न्यूज तो याद ही होगा जिसमें एंकर बता रहा होता है कि बाढ़ की वजह से आगरा के कई इलाकों में मगरमच्छ आ गए थे। असल में ये वही नदी थी जिसमें मगरमच्छ थे और गिरने के बाद मोस्ट प्रोबेबली उन्हें मगरमच्छों ने खा लिया होगा। अब अगली मॉर्निंग में सर्च अभियान शुरू होता है पर पुलिस वालों को कुछ भी हाथ नहीं लगता। इधर मोंटू ऑर्डर देता है कि रानी, रिसु और मृत्युंजय के घर, क्लिनिक, पार्लर, कोचिंग सेंटर सभी जगह पे जितने भी सीसीटीवी फुटेज मिले वो सभी उसे चाहिए और सारे पुलिस वाले इसी काम में लग जाते हैं। इधर पुलिस वालों को एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लग जाती है, जिसे देखते ही मोंटू खुशी से झूम उठता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मोंटू अपने सीनियर्स को ब्रीफ देता है कि आखिर में क्या हुआ था उस दिन। और दोस्तों यहाँ पर कुछ रहस्यों से पर्दा उठता है। मोंटू बताता है कि असल में रानी, रिसु और मृत्युंजय अभी भी मरे नहीं हैं, बल्कि वो मरने का नाटक कर रहे हैं ताकि पुलिस वालों की नजर उनसे हट जाए, क्योंकि वो तीनों ही किसी न किसी वारदात में एक्यूज थे। रानी और रिसु नील के मर्डर में और मृत्युंजय अपने परिवार वालों के मर्डर में फंसा हुआ था। अभिमन्यु को लल्लन नाम का एक आदमी ब्लैकमेल कर रहा था। ये लल्लन वही सपेरा था जिसने अभिमन्यु की मदद की थी उसे अपने परिवार को खत्म करने में। और दूसरी तरफ पूनम रिसु का सच जान चुकी थी, इसीलिए इन तीनों ने मिलकर इन दोनों को मार दिया। और उस दिन जो 2 डेड बॉडी मिली थी वो इन्हीं दोनों की थी। मोंटू उन्हें एक और फुटेज दिखाता है जिसमें रानी और अभिमन्यु शाम के 7 बजे घर आते हैं और ठीक 15 मिनट के बाद ही रिसु भी वहाँ पहुँच जाता है और शायद इन तीनों के बीच कुछ खिचड़ी पकी, क्योंकि इसके बाद रात के 10 बजे रानी दौड़ती हुई पुलिस स्टेशन पहुँचती है और अभिमन्यु के खिलाफ रिपोर्ट लिखने के लिए बोलती है। लेकिन मोंटू का सीनियर बोलता है कि क्या ये लोग इतने बेवकूफ थे कि इन्होंने ऐसा प्लान बनाया जिससे मगरमच्छ उन्हें खा जाए। तो मोंटू उन्हें बताता है कि यही तो गुत्थी है जिसे उसे सुलझानी है। अब इस पर मोंटू का सीनियर मोंटू को ये केस बंद करने के लिए बोलता है, क्योंकि पब्लिक से उन्हें काफी हेट मिल रहा था। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें रानी को दिखाया जाता है जो कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही होती है।
रानी उस दिन को याद करती है जिस दिन वो सभी ब्रिज से नीचे गिरे थे। लेकिन रानी और मृत्युंजय तो नदी से बाहर निकल गए थे, लेकिन रिसु उस नदी से बाहर नहीं निकल पाया था। अचानक से रानी की नजर एक टेक्स्ट बुक पर पड़ती है, जिसे पढ़ते ही वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। लेकिन उसमें क्या लिखा था वो हम ऑडियंस को पता नहीं चल पाता है। अब ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और हमें बिहार में इंस्पेक्टर मोन्टू को दिखाया जाता है, जिसके पास एक नॉवेल पहुंचती है जो कि ऑफकोर्स दिनेश पंडित के द्वारा लिखी गई थी। नॉवेल का नाम था मगरमच्छ का शिकंजा। मोन्टू जब वो नॉवेल पढ़ना शुरू करता है तब एक एक करके सारी गुत्थियां सुलझनी शुरू हो जाती हैं। दरअसल रिसु और अभिमन्यु ने प्लानिंग के तहत उस नदी में छलांग लगाई थी ताकि लोगों को लगे कि उन्हें मगरमच्छ ने खा लिया, जबकि असल में उन लोगों ने मगरमच्छों को मांस का लालच देकर वहां से काफी दूर भगा दिया था। नॉवेल के लास्ट में एक नोट थी जिसमें लिखा था कि कहानी का अंत जानना है तो 20 मार्च को शाम 6 बजे तोता मैना लवर्स पॉइंट पर पहुंच जाना, जो कि हिमाचल प्रदेश में था। इधर अभिमन्यु को भी अपने लंच बॉक्स में वही नोट मिलता है जिसमें किसी ने अभिमन्यु को शाम 6 बजे उसी तोता मैना लवर्स पॉइंट पर बुलाया था। अब अभिमन्यु काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये नोट रानी ने लिखा है। अब शाम 6 बजे अभिमन्यु जब लवर्स पॉइंट पर पहुंचता है तो वो देखता है कि रानी एक पहाड़ी के किनारे पर खड़ी है और काफी नाराज दिख रही है। और यहाँ पर दोस्तों कुछ और सीक्रेट रिवील होता है। रानी बोलती है कि पूनम और लल्लन तो उनके प्लान का हिस्सा नहीं थे, फिर उन्हें क्यों मारा? जिस पर अभिमन्यु कहता है कि वो दोनों हमारे लिए खतरा बन चुके थे, इसीलिए उन्हें मारना पड़ा। यानी कि दोस्तों पूनम और लल्लन को अभिमन्यु ने मारा था। रानी और रिसु तो इसके बारे में जानते भी नहीं थे। तभी वहाँ पर मोन्टू आ जाता है जिसने अभिमन्यु के मुंह से सारी सच्चाई सुन ली थी। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। एक तो यार इस मूवी में फ्लैशबैक्स बहुत हैं। खैर हमें वो दिन दिखाया जाता है जिस दिन रानी पुलिस स्टेशन गई थी। स्टेशन जाने से पहले वो तीनों उसी नॉवेल मगरमच्छ का शिकंजा नॉवेल से इंस्पायर होकर एक प्लान बनाते हैं। और प्लान वही था कि किसी तरह तीनों को ब्रिज से नदी में कूदना है, जहाँ सभी को लगेगा कि उन सभी को मगरमच्छ ने खा लिया होगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अभिमन्यु और रिसु ने मगरमच्छों को वहाँ से दूर भगा दिया था, जिससे वो आराम से दूसरी ओर निकल गए। लेकिन यहाँ प्लान थोड़ा सा बदल गया। आपको याद होगा कि उस रात सिर्फ अभिमन्यु और रानी ही नदी से बाहर आ पाए थे, क्योंकि रिसु की डूबने की वजह से मौत हो गई थी। लेकिन दोस्तों असल में हुआ कुछ और था। पानी के अंदर रिसु तैर नहीं पा रहा था, जिसे अभिमन्यु उसकी हेल्प करने के लिए जाता है। लेकिन वो रिसु की हेल्प नहीं करता, बल्कि उसकी नकली हाथ निकाल कर उसे मगरमच्छ के सामने ढकेल देता है ताकि उसकी मौत हो जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, जिससे अभिमन्यु काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ रानी रोते हुए कहती है कि फाइनली तुमने रिसु को मार ही दिया। जिसके बाद रानी उसी पहाड़ी से कूदकर सुसाइड कर लेती है और पुलिस वाले अभिमन्यु को पूनम, लल्लन, रिसु और अपने फैमिली मेंबर्स के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लेती है। अब आपको लगेगा कि मूवी यहाँ पर खत्म हो गई, बट वेट अ मिनट, अभी तो और राज खुलने हैं भाई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर मोन्टू अभिमन्यु को लेकर यूपी जाने वाला था। तभी अचानक से अभिमन्यु को कुछ याद आता है और वो मोन्टू से पूछता है कि क्या हुआ सर, बॉडी नहीं मिली? जिस पर मोन्टू भी शॉक्ड हो जाता है कि आखिर अभिमन्यु को कैसे पता चला कि पुलिस वालों को रानी की बॉडी नहीं मिली। वो अभिमन्यु से इसके बारे में पूछता भी है, जिस पर अभिमन्यु जोर जोर से हंसने लगता है। और कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर अभिमन्यु ने रिसु को मगरमच्छ के आगे फेंक दिया था, तो रिसु ने अपनी नकली हाथ मगरमच्छ के मुंह में डाल दिया था, जिससे उसकी जान बच गई थी। यानी कि दोस्तों रिसु अभी भी जिंदा है। और आपको वो टेक्स्ट बुक तो याद ही होगा, जिसे पढ़ने के बाद रानी काफी शॉक्ड हो गई थी। दरअसल उस टेक्स्ट बुक में रिसु ने एक पोएम के जरिए रानी को कहीं मिलने के लिए बुलाया था। और फाइनली जब वो दोनों मिलते हैं तो रिसु रानी को अभिमन्यु का सच बता देता है, जहाँ वो दोनों फिर से एक प्लान बनाते हैं। और उसी प्लान के तहत रानी उस पहाड़ से कूदी थी। नीचे नदी थी, जिसकी वजह से रानी की जान बच जाती है। और लास्ट में रिसु और रानी फिर से एक साथ हो जाते हैं और अब वो दोनों ही दुनिया वालों की नजर में मर चुके थे। पर वेट दोस्तों, कहानी का आखिरी ट्विस्ट भी तो सुनते जाओ। मूवी के आखिरी सीन में मोन्टू अभिमन्यु को प्लेन से यूपी ला रहा था, जहाँ अभिमन्यु मोन्टू को सारी कहानी बताते हुए कहता है कि हम ही ने उनको सिखाया था कि दुनिया के सामने जीना है तो हमें मरना होगा, और उन्होंने मुझे ही फंसा दिया। इस पर मोन्टू कहता है कि तुमने नहीं, तुम्हारे बाप ने उनको सब सिखाया था। और दोस्तों यहाँ पर खुलता है मूवी का सबसे बड़ा सीक्रेट कि अभिमन्यु कोई और नहीं बल्कि दिनेश पंडित का बेटा था। जी हाँ दोस्तों, वही दिनेश पंडित जिसके नॉवेल को हम थ्रू आउट दोनों ही मूवी में देखते आ रहे हैं, और सारे मर्डर और प्लान्स उसी नॉवेल से इंस्पायर होके किए जा रहे थे। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी? इसके ट्विस्ट और टर्न्स ने आपका दिमाग घुमाया कि नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।